यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, दैट इज टैक्स ऑन शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन। सबसे पहली चीज तो मुझे ये ऐसा क्यों लगता है कि ये टॉपिक आज बहुत जरूरी हो गया है, उसके पीछे एक रीजन ये है। क्या आपको मैं बता दूं, जैसे ही ये कोविड वाला सिचुएशन आया ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो एफडी, गोल्ड और इमूवेबल प्रॉपर्टी से इन्वेस्टमेंट को हटा के और शेयर मार्केट की तरफ आ रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, लास्ट के एक साल में 1.42 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। टोटल डीमैट अकाउंट्स कितने हैं अभी तक? 31 मार्च 2021 तक टोटल एक्टिव डीमैट अकाउंट की मैं बात करूं तो 5.5 करोड़ है, और उसमें से 1.42 करोड़ डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जो एक साल, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021 में खुले हैं। और सबसे बड़ी चीज, मार्च 2021 सिर्फ एक मंथ के अंदर अंदर 19 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोग जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग जो था, एफडी का रेट ऑलरेडी बहुत कम हो गया है। आज अगर आप अच्छे बैंक की एफडी की बात करोगे, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, तो वहां पे 5% से ज़्यादा एफडी में रिटर्न नहीं मिल रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, वहां पे भी लोग ज़्यादा आज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और वो शेयर मार्केट की तरफ आ रहे हैं। और शेयर मार्केट की तरफ आने के पीछे जो रीज़न है, पहला रीज़न तो ऑब्वियसली रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। लास्ट के 1-1.5 साल से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके लिए तो बम्पर रिटर्न है, बहुत सारा पैसा ही पैसा बन रहा है शेयर मार्केट में। और दूसरी चीज़ इसके पीछे मेन रीज़न है वो जीरो ब्रोकर है। आज आप देखोगे इंडिया में बहुत सारे जीरो ब्रोकर है वो काम कर रहे हैं, जैसे जेरोदा है, अब स्टॉक है। ये लोग क्या करते हैं, ब्रोकरेज लेते ही नहीं है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन पे। और इसके लिए क्या होता है कि लोग जो है, और यहाँ पे मैं बताऊं, डीमैट अकाउंट में ऐसा नहीं कि बड़ी क्या बोलते हैं, इंडिया की जो टॉप 4 मेट्रोज है वहीं पे अकाउंट खुले हैं, नहीं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह है जहाँ के लोग हैं वो आज शेयर मार्केट के बारे में बात करने लगे हैं। मैं अभी राजस्थान गया था, मेरे गांव, और मेरे गांव में जब मैं गया तो वहां पता चला, मेरे जो पुराने फ्रेंड थे जो ज़्यादा पढ़े नहीं, 12th तक पढ़ने के बाद उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन आज उनके पास डीमैट अकाउंट है। वो भी शेयर की बातें करते हैं कि चलो यार इस कंपनी का शेयर ले लो, इस कंपनी का शेयर बेच दो एंड ऑल। इसके लिए मुझे लगता है कि ये आज का जो टॉपिक है ये ज़्यादा जरूरी है आज के लिए। आज कल जो हो रहा है मार्केट में उसके लिए बड़ा ही जरूरी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, मीन्स हो सकता है 1 घंटे भर तक का लेक्चर रहे, जिसमें मैं सिर्फ आपको यही बताते रहूं कि शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शन आप करते हो उस पर टैक्स कैसे लगता है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं ये डीमैट अकाउंट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। डीमैट अकाउंट मीन्स जैसे पैसे को सेफ रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स मींस किसी कंपनी में जो आप हिस्सेदारी खरीदते हो, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। तो शेयर्स को सेफ रखने के लिए एक अकाउंट होता है जिसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, तो चलो स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन वाला पार्ट। तो टैक्सेशन वाले पार्ट में क्वेश्चन ये आता है कि सर टैक्स किस पे लगता है? ऑब्वियसली प्रॉफिट पे लगता है। प्रॉफिट किसको बोलेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने किसी कंपनी का कोई शेयर है, वो सपोज 800 रुपीज में खरीदा और उसको 1000 रुपीज में आपने बेच दिया, तो यहां पे 200 रुपीज का आपका जो प्रॉफिट हुआ, इस 200 रुपीज के प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं आपने, अगर आपकी परचेज प्राइस 1150 होती और सेल प्राइस 1000 है, यहां पे 150 का लॉस है, तो लॉस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली लॉस जो होते हैं वो, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कोई प्रॉफिट जो होता है, दूसरा जो गेन होता है, उससे हम उसको सेट ऑफ करते हैं, एज वेल एज उसको फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड वगैरह भी कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे आगे जाके। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सर जो शेयर्स हम आजकल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी जो इनकम है वो इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में इनकम जो है वो 5 हेड में जाती है। पहला हेड सैलरी, जो सैलरी की इनकम जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय जो कमाता है वो सैलरी में जाता है। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है, जो रेंटल इनकम एंड ऑल। तीसरा बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा कैपिटल गेन, और पांचवा अदर सोर्सेज। तो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप कोई चीज
परचेज कर रहे हो और सेल कर रहे हो, अगर वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, अगर वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो आपकी इनकम है वो बिजनेस हेड में जाएगी और वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सब समझ में आएगा। जैसे ज्वेलरी की बात करते हैं, तनिष्क का शोरूम है, टाइटन की जो तनिष्क सेगमेंट है, तनिष्क का शोरूम है, तनिष्क वालों के पास में ज्वेलरी है। वो ज्वेलरी उन्होंने किस लिए रखी हुई है? बेचने के लिए रखी हुई है। तो तनिष्क के लिए जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। और जब स्टॉक इन ट्रेड है तो उनकी जो इनकम है वो बिजनेस हेड में जाएगी। लेकिन अगर मान लो मेरे पास ज्वेलरी है और मेरे पास ज्वेलरी जो मैंने रखी हुई है, मैं अगर ज्वेलरी को बाद में बेच देता हूं तो मेरे लिए वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए कैपिटल असेट है। इस कैपिटल असेट एंड स्टॉक इन ट्रेड, सर जो शेयर्स है हमारे डीमैट अकाउंट में, जो शेयर्स हम परचेज सेल करते हैं, तो हमारी इनकम कौन से हेड में जाएगी? बिजनेस हेड में जाएगी या कैपिटल गेन हेड में जाएगी? वो मैं इन डिटेल है वो इस लेक्चर के जो लास्ट पार्ट रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर बिजनेस की इनकम होती है, आपका जो शेयर है वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो बिजनेस की इनकम पे जो टैक्स लगता है ना, वो नॉर्मल टैक्स रेट से लगता है। नॉर्मल टैक्स रेट मींस इंडिविजुअल एचयूएफ हमारे लिए जो स्लैब रेट होती है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख जो है वो 20%, 10 लाख से ऊपर वाली जितनी भी इनकम रहती है उस पर 30% की रेट से टैक्स लगता है। दैट इज कॉल्ड योर स्लैब रेट। लेकिन जो कैपिटल गेन की इनकम होती है, वो कैपिटल गेन की इनकम जो है उस पर कुछ स्पेशल टैक्स रेट रहती है। ये स्पेशल टैक्स रेट क्या है, कौन सी है, कैसे लगती है, वो सब चीजें आज हम इन डिटेल है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैपिटल असेट होती है ना, वो कैपिटल असेट दो तरह की होती है। एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट और एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म जैसे नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी असेट को आपने कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने पास में रखा है तो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे, और कोई असेट को आपने अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने पास में रखा है तो उसको अपन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बोलेंगे। और जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को बेचते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को बेचते हो तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अब आप मुझे ये पूछोगे कि सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग अलग क्यों है, अलग अलग क्यों करना पड़ता है, कैपिटल असेट को दो पार्ट में बाइफरकेट क्यों किया? उसके पीछे रीजन ये है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, नॉर्मली उस पर टैक्स रेट है वो कम रहती है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर टैक्स रेट है वो ज्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं शेयर्स की। आज का जो ये लेक्चर रहने वाला है वो मेजरली शेयर्स को कवर करेगा। यूनिट्स वगैरह जो है म्यूचुअल फंड की, उसको मैं कवर नहीं करूंगा। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली इक्विटी शेयर्स, और वो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर हमारे पास में अगर किसी कंपनी के जो लिस्टेड शेयर्स है, लिस्टेड शेयर्स को हमने अगर बेचा तो कब हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और कब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? तो गाइस यहां पे पीरियड आपको देखना है, दैट इज 12 मंथ का। अगर आप किसी कंपनी का शेयर है, वो जिस दिन आपने खरीदा, आपने 12 मंथ के बाद में बेचा, मींस आपने जो होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड अगर आपका मोर देन 12 मंथ्स है तो उस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। एंड होल्डिंग पीरियड जो है वो अगर आपका अप टू 12 मंथ है तो उस केस में आपको क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ है, मींस 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड किया है तो उस केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 12 महीने से कम आपने होल्ड किया है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर इस पे टैक्स कैसे लगता है, कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? मैं आपको ले चलता हूं 2004 में, और आज के लेक्चर को हम एज अ स्टोरी की तरह आप सुनते जाओ, बस आप समझते जाओ कि कैसे कैसे टैक्स रेट चेंज होती गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, पी चिदम्बरम जी ने क्या किया था, फिर अरुण जेटली जी ने क्या किया। मैं बता दूं सब चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2004 के पहले। 2004 के पहले क्या होता था
कि जो भी शेयर्स है वो अगर आप बेचते थे और अगर उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता था एट द रेट 20%। मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% की रेट से टैक्स लगता था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नॉर्मल रेट से टैक्स लगता था। नॉर्मल टैक्स रेट का मतलब वही इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के लिए जो स्लैब रेट होती है वो, दैट इज 5%, 20%, 30%, दैट इज नॉर्मल टैक्स रेट से शॉर्ट टर्म पे, और जो लॉन्ग टर्म होता था उस पर 20% टैक्स लगता था। लेकिन अपने हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी इवेंट हुई, दैट इज इन 2004। और 2004 मैं बताया 2004 से पहले क्या था, लॉन्ग टर्म पे 20%, शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल टैक्स रेट से जो स्लैब रेट वगैरह होती है उससे। 2004 में ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आप देख सकते हैं, दैट इज पी चिदम्बरम जी। और पी चिदम्बरम जी उस साल में बजट लेके आए और उस साल उन्होंने बहुत ही बड़ा रिफॉर्म कर दिया, यू कैन से दैट, द कैपिटल गेन टैक्स पे। और उन्होंने क्या किया कि एक सेक्शन डाली, एक धारा डाली इनकम टैक्स में, और उस सेक्शन को बोलते हैं 1038, और 1038 डाल के और उन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मैं पूरा एग्जेम्प्ट कर देता हूं। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, इंडिया को टैक्स हेवन कंट्री बना दी कि शेयर मार्केट में अगर आपका लिस्टेड इक्विटी शेयर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उसके लिए उन्होंने एक सेक्शन डाली, दैट इज द 111A, और ये सेक्शन डाल के उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगेगा। ये कब घटना हुई? ये घटना 2004 में हुई जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। बीजेपी की गवर्नमेंट तभी चली गई, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, पी चिदम्बरम जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और पी चिदम्बरम जी ने ये बड़ा स्टेप लिया। अब ये क्यों लिया, ऐसा क्यों किया कि बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम कुछ टैक्स ही नहीं लगाएंगे? इसके पीछे क्या रीजन है? पहला रीजन तो ये कि वहीं पे उस कुछ टाइम पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसको केलकर कमेटी बोलते हैं, और केलकर कमेटी का एक रिकमेंडेशन था, और वो रिकमेंडेशन ये था कि लोगों को शेयर मार्केट की तरफ लाया जाए, इक्विटी मार्केट की तरफ लाया जाए, और इक्विटी मार्केट की तरफ लाना है तो एक ये बेनिफिट देना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स को पूरा फ्री कर दो, कोई टैक्स लगे ही नहीं, वैसा कर दो। और दूसरा, तभी जब नई गवर्नमेंट आई तब शेयर मार्केट गिरा था, जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई शेयर मार्केट गिरा था, तो पी चिदम्बरम जी को लगा कि चलो कुछ ऐसा बेनिफिट देते हैं जिससे कि थोड़ा मार्केट है वो वापस से ऊपर आ जाए। ये घटना कब हो रही है? 2004 में हो रही है। आप डेट्स को समझते जाना। और ये जो बजट प्रेजेंट किया था, सर ये कौन सी डेट को बजट प्रेजेंट किया था? ये जुलाई में किया था। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि नॉर्मली जो बजट आता है वो फेब मंथ में आता है, पहले 28 फेब को आता था, आजकल जो है वो 1 फेब को आता है। लेकिन जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं उस ईयर में आपको पता है 2 बजट आते हैं। एक तो इंटरिम बजट, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है वो इंटरिम बजट लाती है, और जब गवर्नमेंट कोई नई बन जाती है तो वो क्या करती है, अपना फाइनल बजट है वो लेके आती है। तो उस साल का जो बजट है, आई थिंक 8 जुलाई 2004 को बजट आया था 2004 में, और नई गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी और उन्होंने बजट लाया। अब एक चीज समझना, कैपिटल गेन पे इन्होंने बोला टैक्स लगेगा ही नहीं, और टैक्स हटाते टाइम पी चिदम्बरम जी ने क्या बोला था, मैंने एज इट इज यहां पे उनके जो वर्ड्स थे जो पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते टाइम उन्होंने जो बोला था वो एज इट इज यहां पे लिखा है। देखो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लिखा, बोला कैपिटल गेन टैक्स इज अनदर वेक्स्ड इशू। वेक्स्ड मींस बेसिकली यू कैन से दैट द क्रूशियल इशू और डिफिकल्ट इशू, यू कैन से दैट व्हेन अप्लाइड टू कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन द इशू बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स. Questions have been raised about the definition of long term, short term, the differential tax treatment mated to the two kinds of gain. There are no easy answers, but I have decided to make a beginning by revamping taxes on security transactions. Our founding fathers had wisely included entry number 90 of the Union list in the 7th schedule of the Constitution of India. इन्होंने बोला कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे
उन्होंने, आपको पता रहेगा कि 7th शेड्यूल में जो लिस्ट है उसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और यूनियन लिस्ट का एक एंट्री नंबर आप 90 देखोगे तो एंट्री नंबर 90 में यह लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पे टैक्स लगा सकती है, मींस सिक्योरिटी पे टैक्स लगा सकती है। और यहां पे पी चिदम्बरम जी बोल रहे हैं कि हम सिक्योरिटी पे टैक्स लगाएंगे, और यहां पे वो एसटीटी लाने वाले हैं। जो आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की जो बात करते हो, आज आप एसटीटी की बात करते हो, वो एसटीटी लाने वाले हैं यहां पे। तो आगे क्या बोलते हैं देखो एक बार, इन्होंने बोला कि जो एंट्री नंबर 90 है यूनियन लिस्ट का 7th शेड्यूल में, उसमें बोला हुआ है taking a cue from that entry, I propose to abolish the tax on long-term capital gain from security transaction altogether. बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो मैं हटा रहा हूं यहां पे, एंड इंस्टेंट आई प्रपोज टू लेवी अ स्मॉल टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन ऑन द सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द रेट विल बी 0.15% of the value of security. Thus, a transaction involving security valued at say 1 lakh rupees will now bear a small tax of only 150 rupees. The tax will be levied on the buyer. ये buyer पे tax लगेगा. And in the case of short-term capital gain from security, I propose to reduce the tax to the flat rate of 10%. My calculation shows that the new tax regime will be the win-win situation for all the कंसर्न्स। ये कब लाया? ये 2004 में लाया। और 2004 में यहां पी चिदम्बरम जी क्या करके गए? 2004 में पी चिदम्बरम जी ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सिक्योरिटी पे लगता था, इक्विटी शेयर्स पे लगता था टैक्स, वो हटा दिया 1038 के माध्यम से। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे उन्होंने बोला 10% टैक्स लगेगा, और वहीं पे उन्होंने एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एक नया टैक्स लेके आए। और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जब लाया 2004 में, तो उन्होंने बोला ओनली 0.15% की रेट से लगेगा, और वो भी बायर को पे करना पड़ेगा, सेलर को कोई मतलब ही नहीं, बायर पे करेगा 0.15% की रेट से। इन्होंने एग्जांपल भी दिया वहां पे कि अगर आप 1 लाख की सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करोगे तो सिर्फ आपको 150 रुपया है वो पे करना है। अब एक चीज समझना, यहां पे जो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे उस टाइम उन्होंने 10% की रेट से टैक्स लगाया, लेकिन ये जो 10% की रेट वाला जो टैक्स था, इसको बढ़ा के 15% किया गया इन 2008। जब 2008 का बजट आया तो 2008 में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% की रेट से इन्होंने टैक्स कर दिया। तो देखो, अगर मैं 2004 की इवेंट के बारे में आपको वापस से एक बार बताऊं तो 2004 में क्या हुआ कि जो कैपिटल गेन होता है सिक्योरिटी पे, लिस्टेड सिक्योरिटी पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बोला हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो सिर्फ 10%, जो कि आगे जाके फिर 15% किया गया इन 2018। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज आई कि भैया ये एसटीटी तो लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो लगेगा, ये नया लॉ ला लिया उन्होंने। और ये नया लॉ जो एसटीटी वाला है, ये कब से एप्लीकेबल हुआ? 1 अक्टूबर 2004 से। और एसटीटी एक नया टैक्स लेने लग गए ये लोग, और कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म हटा दिया, शॉर्ट टर्म पे 10%, आगे जाके 15 हुआ। अब एक बात समझो, ये एसटीटी का फायदा क्या गवर्नमेंट को? पहली चीज तो अच्छा खासा रेवेन्यू आता है एसटीटी से, और दूसरी चीज मैं बता दूं, देखो अगर आपको लॉस होता है शेयर मार्केट में या तो फिर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ कर देते हो। एसटीटी तो ऐसा है कि भैया आप सेल परचेज कुछ भी करोगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चालू रहेगा, आपको लॉस हो प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज डाली उस टाइम पे, और उन्होंने बोला कि एसटीटी को हम कैपिटल गेन में अलाउ नहीं करेंगे। एसटीटी जो है उसको हम कैपिटल गेन में अलाउ नहीं करेंगे। अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हो, तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते टाइम एसटीटी आपका खर्चा माना ही नहीं जाएगा। इसका मतलब कि एसटीटी आपने अगर सेल के टाइम पे किया है, एसटीटी जो है वो एसटीटी आपने सेल के टाइम पे किया है, देन इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, मींस इस खर्चे का डिडक्शन आप नहीं ले सकते। और एसटीटी आपने अगर परचेज के टाइम पे किया है तो वो आपकी कॉस्ट में नहीं जोड़ेगा। और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने क्या किया कि मान लो 1 करोड़ के शेयर्स बेचे, 1 करोड़ के शेयर्स बेचे, 1 करोड़ के मैंने शेयर्स बेचे, तो ये मेरा सेलिंग प्राइस हुआ 1 करोड़।
अब एक बात समझना, ये शेयर मैंने जो खरीदे थे वो खरीदे थे मान लो 80 लाख में, और जब खरीदा था तब उस टाइम फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 8,000 रुपीज का एसटीटी पे किया था। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एसटीटी पेड किया था 8,000 का। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब मैंने ये शेयर खरीदे थे तब मैंने एसटीटी पे किया था 8,000 का, क्या मैं इस 8,000 को मेरी कॉस्ट में जोड़ सकता हूं? नॉर्मली क्या होता है कि जब आप कोई असेट खरीदते हो और खरीदते टाइम जितने भी खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। जैसे आपने कोई घर खरीदा, तो आपने अगर 1 करोड़ का घर खरीदा और उस पर ब्रोकरेज वगैरह लगा 2 लाख का, तो आप अपनी कॉस्ट कितनी बोलते हो? 1 करोड़ 2 लाख आपकी कॉस्ट है। लेकिन ये बोलते हैं कि जो ये एसटीटी है ना, ये एसटीटी आपका कॉस्ट का पार्ट आप नहीं बना सकते, इसको आपकी कॉस्ट का पार्ट भी नहीं बना सकते। और दूसरी चीज, मैंने जब ये शेयर सेल किए तो सपोज सेल करते टाइम मैंने सेल के टाइम पे एसटीटी पे किया और वो एसटीटी फॉर एन एग्जांपल 10,000 का है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये जो 10,000 है ये आपका ट्रांसफर एक्सपेंसेस भी नहीं माना जाएगा। मींस मेरा सेलिंग प्राइस कितना लिया जाएगा? लॉजिकली क्या होना चाहिए था? 99,99,000 वैसा लेना चाहिए था, लेकिन यहां पे मेरा जो है वो सेलिंग प्राइस 1 करोड़ ही लिया जाएगा। तो यहां पे एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और ये आज भी ऐसा होता है। आज भी ऐसा है कि जो एसटीटी जो है वो एसटीटी आपको अलाउ नहीं होता है कैपिटल गेन में। मैं सेल के टाइम पे एसटीटी पे किया तो वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा, और परचेज के टाइम पे जो आपने पे किया वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, आगे चलते हैं। तो 2004 वाला जो मैंने आपको इवेंट बताया, उस इवेंट से क्या निकल के आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 10% और आगे जाके फिर 15% टैक्स लगाया, और बोला एसटीटी ये लेके आए। और एसटीटी कितना था उस टाइम पे? 0.15% था, जो सिर्फ बायर पे करता था इक्विटी शेयर्स पे। लेकिन आगे जाके कैसे कैसे चेंजेस होते हैं अब अपन समझते हैं। आपको लग रहा होगा हम क्यों 2004 का देख रहे हैं? बिकॉज अभी का समझाने के लिए मुझे ये बैकग्राउंड बनाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2018 के पहले के शेयर्स है और उस पर कैसे गेन कैलकुलेट होगा वो मुझे आपको समझाना है। अब ये 2018 क्या है, अब अपन समझते हैं 2018 के बारे में। 2004 में जो घटनाएं घटित हुई उसके बाद टैक्स नहीं लगता था। अब आया 2018। 2018 से पहले 2014 में बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी ने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया अरुण जेटली जी को। तो अरुण जेटली जी को एक ही टारगेट दिया गया कि कहां कहां से तुम टैक्स वसूल कर सकते हो वो देखो। और उन्होंने वो सेक्शन जो 1038 थी, जो पी चिदम्बरम जी लेके आए थे 2004 में, उन्होंने देखा कि यार उस पर तो टैक्स ही नहीं लग रहा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल से ज़्यादा होल्ड करो और शेयर बेच दो, जो प्रॉफिट कमाओ उस पर कोई टैक्स नहीं। तो इन्होंने बोला ऐसा कैसे? तो इन्होंने क्या किया कि यूनियन बजट 2018 का जो बजट लेके आए, उस बजट में उन्होंने क्या बोला वो मैं बता दूं। पहली चीज तो कि उन्होंने उस बजट में बोला कि जो 1038 में जो टैक्स नहीं लग रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, पहले तो मैं वो 1038 को हटा देता हूं, अब से आपको टैक्स लगेगा, और अब से आपको टैक्स लगेगा 10% की रेट से। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा उस पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मींस 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आई कैन टेक अ वन एग्जांपल कि मेरे को कैपिटल गेन हुआ वो 2 लाख का हुआ, तो 2 लाख में से 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो 1 लाख है उस 1 लाख पे मुझे 10% की रेट से, दैट इज 10,000 रुपीज मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताओ कि लाइक पहले टैक्स नहीं लगता था, 2004 से टैक्स कोई लग ही नहीं रहा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, और यहां पे ये जब बजट प्रेजेंट कर रहे हैं अरुण जेटली जी, और ये बजट प्रेजेंट कर रहे थे कौन सी डेट को? दैट इज द 1 Feb 2018। 1 Feb 2018 को ये बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बजट प्रेजेंट करते टाइम इन्होंने एक अनाउंस किया, और वो अनाउंसमेंट था सेक्शन 112A, एक नई सेक्शन डाल दी गई। बट ये नई सेक्शन जो थी ये एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2018 से। कि 1 अप्रैल 2018 से क्या होगा, और ये कौन सी डेट को बता रहे हैं पता है? 1 Feb 2018 को बता रहे हैं।
कि क्या होगा 1 अप्रैल 2018 से, तो इन्होंने बोला कि 1 अप्रैल 2018 के बाद अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ये बिजनेस ट्रस्ट वगैरह क्या होता है आपको इसी चैनल पे काफ़ी लेक्चर है, वो फ्यूचर में अपलोड होंगे, जहां बिजनेस ट्रस्ट है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ द इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आर टैक्सेबल एट द रेट 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 1 लाख से ऊपर वाले पे 10% की रेट से टैक्स लगेगा। अब आप एक चीज समझो, यहां अरुण जेटली जी ये कौन सी डेट को बोल रहे हैं? 1 फेब 2018 को बोल रहे हैं, लेकिन टैक्स कब से लगेगा? 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद अगर आप सेल करोगे तो लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप उस दिन शेयर होल्डर हो 1 फेब 2018 को, अगर आपको ये पता चल जाए कि हम 1 अप्रैल 2018 के बाद में कोई भी शेयर बेचेंगे तो उसके गेन पे लॉन्ग टर्म हुआ तो 10% टैक्स लगेगा, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आप 31 मार्च 2018 तक जितने भी शेयर्स है उसको बेच के प्रॉफिट रियलाइज कर लोगे, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक तो वो 1038 वाली जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है ना, तो आपको उस सेक्शन का बेनिफिट ले लोगे। और ऐसा करोगे, जब लोग ऐसा करेंगे तो शेयर मार्केट है वो क्रैश हो जाएगा। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट पे पहले टैक्स नहीं लगता था, अब इन्होंने बोला कि टैक्स लग जाएगा, तो लोगों के पास में पुराने शेयर थे बहुत सारे, और अगर वो उस पे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमा रखा था, अगर वो 1 अप्रैल 2018 के बाद बेचेंगे तो उस पर 10% टैक्स लगेगा, तो लोग 31 मार्च तक शेयर को बेच सकते थे, मार्केट क्रैश हो सकता था, और ये क्रैश नहीं हुआ। उसके पीछे एक रीजन था, और वो रीजन ये था कि अरुण जेटली जी ने यहां पे ऐसा बोला बजट में कि जो आपने आज तक प्रॉफिट कमाया है, मींस 1 फेब 2018 को ये बोल रहे हैं, आपने जो भी आज तक प्रॉफिट कमाया है उस पे मैं टैक्स नहीं लूंगा। इसके बाद जो आपका इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद जो वैल्यू आपके शेयर्स की बढ़ेगी, सिर्फ मैं वही वाले प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा और टैक्स लूंगा। तो इस वजह से शेयर मार्केट है वो क्रैश नहीं हुआ। अदरवाइज अगर ऐसा बोलते कि जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड पुराना प्रॉफिट है उस पर भी टैक्स ले लेंगे तो बड़ी दिक्कत आ जाती शेयर मार्केट में। तो अब एक बात समझना, इन्होंने क्या बोला वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैडम स्पीकर, उस टाइम पे जो लोकसभा स्पीकर थी वो मैडम थी, तो मैडम स्पीकर करंटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, units of equity oriented mutual fund and units of business trust are exempt from tax. With the reform introduced by the government and the incentive given so far, the equity market has become buoyant. Means equity market अब बड़ा strong हो चुका है already, ऐसा इनका कहना था। The total amount of exempted capital gain from listed share and unit is around 3,67,000 करोड़ रुपीस। इन्होंने बोला एज पर द रिटर्न फाइल्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 के 17-18 के जो रिटर्न फाइल हुए थे उस रिटर्न के हिसाब से 3,67,000 करोड़ के कैपिटल गेन ऐसे थे जो एग्जेम्प्ट थे, तो हम चाहते हैं इस पे टैक्स लेना। मेजर पार्ट ऑफ दिस गेन हैज अक्रूड टू द कॉर्पोरेट एंड एलएलपी, और जो मेजर पार्ट ऑफ इनकम था वो कंपनी को हुआ था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को वगैरह हुआ था। दिस हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ बायस अगेन द मैन्युफैक्चरिंग, leading to more businesses surplus being invested in the financial asset. The return on investment in equity is already quite attractive even without tax exemption. There is therefore a strong case to bringing a long-term capital gain. A strong case to bringing long-term capital gain from listed equity in the tax net. However, recognizing the fact that vibrant equity market is essential for economic growth, I propose only a modest change in the present regime. I propose to tax such long-term capital gain exceeding 1 lakh at the rate of 10% without allowing the benefit of indexation. However, all gain up to 31st January 2018 will be the grandfather. तो इन्होंने बोला क्या कि अभी तक जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था, और उन्होंने एक डेटा दिया कि असेसमेंट ईयर 17-18 के जो रिटर्न फाइल हुए उसमें 3,67,000 करोड़ का कैपिटल गेन था जिस पे टैक्स ना लगा।
हम चाहते हैं कि टैक्स लगाए, बट हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ छोटू सा टैक्स लेना चाहते हैं, तो हम 10% टैक्स लगा रहे हैं। और 10% टैक्स लगा रहे हैं, वो भी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। 1 लाख तक का अगर आपका कोई कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा वो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख के ऊपर वाले पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10% की रेट से। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला कि जो आपका 31 जनवरी 2018 तक का जो प्रॉफिट था उस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो आपने जो प्रॉफिट कमाया हम सिर्फ उसी पे टैक्स लगाने वाले हैं। मींस 31 जनवरी 2018 तक का जो प्रॉफिट था उस पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद का जो प्रॉफिट है उस पे ही आपको टैक्स लगेगा। अब यहां पे एक दो चीजें और सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि 2004 जो था उसमें पी चिदम्बरम जी ने एसटीटी लाया था, और एसटीटी क्या बोल के लाया था कि चलो मैं कैपिटल गेन टैक्स है उसको माफ कर देता हूं, टैक्स नहीं लगेगा, मैं छोटा सा टैक्स लगा लेता हूं एसटीटी। तो लॉजिकली तो अब हटाना चाहिए था, क्योंकि जब आप ऑलरेडी कैपिटल गेन पे टैक्स ला चुके हो 10% लॉन्ग टर्म पे, तो जो एसटीटी है उसको हटा दो। तो क्या इन्होंने एसटीटी को हटा दिया? आंसर इज नो, कोई एसटीटी को नहीं हटाया, आज भी एसटीटी है। और एसटीटी बायर सेलर दोनों को पे करना पड़ता है। पहले तो एसटीटी जो था वो सिर्फ बायर पे करता था 0.15%, अब 0.1% है वो बायर पे करता है, 0.1% है वो आपका सेलर पे करता है। इस लेक्चर में आगे अपन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अब इन्होंने क्या बोला, तो देखो ये 10% जो टैक्स लगेगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको ये 10% का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपने एसटीटी पे किया है सेल करते टाइम एज वेल एज द परचेज करते टाइम। जब आपने शेयर एक्वायर किए थे उस टाइम भी आपने एसटीटी पे किया था, और जब आप शेयर को सेल कर रहे हो उस टाइम भी आपने एसटीटी पे किया है, तो ही आपको ये बेनिफिट जो है वो 10% का मिलेगा इक्विटी शेयर में। और म्यूचुअल फंड की इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट में सिर्फ सेल के टाइम पे आपने एसटीटी पे किया तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में वो हम इक्विटी शेयर्स के बारे में कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर में एक चीज ध्यान रखना, एसटीटी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर। मींस एक्विजिशन सेल दोनों टाइम पे एसटीटी पे होना चाहिए करके, ठीक है। चलो अब अपन यहां पे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इन्होंने बोला कि 31 जनवरी तक के प्रॉफिट पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं और इन एग्जांपल से अपन कुछ चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कैसे लॉ में कैसे लिखा गया होगा। एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें मैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के शेयर प्राइस को लेके मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पे जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है उसके शेयर का जो एग्जांपल है वो सिर्फ एग्जाम्पल पर्पस के लिए लिया गया है। मेरी आपसे कोई एडवाइस नहीं है इस कंपनी को लेके या इस शेयर को लेके कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने, ऐसा ही बोलते हैं ना, आप अपने टैक्स अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें और जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बोला उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक शेयर मैंने खरीदा था और वो मैंने खरीदा था 10 दिसंबर 2010 में, जब मेरा बर्थडे था। 10 दिसंबर 2010 को मेरा बर्थडे था और मैंने खरीदा था 60 रुपीज की रेट से। अब हुआ क्या कि मैंने इसी शेयर को सोल्ड कर दिया 10 दिसंबर 2020 को, अभी मेरा जो लास्ट ईयर बर्थडे गया तब, 5,000 रुपए में। तो यहां पे एक बात बताओ, यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप बोलोगे आपका जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस और यहां पे आपका कॉस्ट 60, तो यहां पे आपका 4940 का प्रॉफिट हुआ। तो 4940 पे मुझे टैक्स लगेगा। लेकिन अरुण जेटली जी ने बोला था कि 31 जनवरी 2018 तक का जो भी आपका एप्रिसिएशन था, जो भी आपका प्रॉफिट था, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद वाले एप्रिसिएशन पे ही टैक्स लगेगा। तो इस केस में होगा क्या कि यहां पे जो 60 से लेके और 3000 तक का जो भी प्रॉफिट हुआ, ये 60 से 3000 तक का प्रॉफिट जो भी है दैट इज 2940, इस 2940 पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 3000 से लेके और 5000 का प्रॉफिट है दैट इज 2000 रुपीज का प्रॉफिट, इस 2000 की प्रॉफिट पे ही मुझे टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112A। और कौन सी रेट से? 10% की रेट से, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख ऑब्वियसली। अब एक बात समझना, तो क्या मैं सिंपल वर्ड में ऐसा बोल दूं कि अगर आपने कोई इक्विटी शेयर 1 फरवरी 2018 से पहले खरीदा हुआ है
और अब आप 1 अप्रैल 2018 के बाद बेच रहे हो, मींस आजकल अगर आप मान लो बेच देते हो, तो उस केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 है, वही आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो बड़ा सिंपल है बोलने में कि आज मैंने 5,000 में बेचा और ये 3,000 को उन्होंने, अरुण जेटली जी ने बोला ये तुम्हारी कॉस्ट ले लो और ये 2,000 रुपीज के प्रॉफिट पे आपको टैक्स लगेगा। तो बड़ा सिंपल है कि आपने अगर कोई इक्विटी शेयर है और वहां 112A सेक्शन लग रही है, तो आपने अगर 1 फेब 2018 से पहले खरीदा और अब अगर आप उसको बेच रहे हो, तो आपकी कॉस्ट क्या होगी? 31 जनवरी 2018 का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, ये फेयर मार्केट वैल्यू को आपको कॉस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा। 2,000 रुपीज पे प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन लॉ मेकर्स ने ऐसा इतना सिंपल नहीं लिखा कि जो 31 जनवरी 2018 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू क्या थी। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी अपन देखते हैं। इतना सिंपल नहीं लिखा उन्होंने क्या लिखा समझने की कोशिश करना। उन्होंने एक सेक्शन 55 है और सेक्शन 55 में अमेंडमेंट किया, और सेक्शन 55 में क्या लिखा समझने की कोशिश करना कि इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स और बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट जो सेक्शन 112A में बोली हुई है और जो 1 फेब 2018 से पहले एक्वायर की थी, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। उन्होंने बोला 2 स्टेप लो। पहला स्टेप, जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो। उसके बाद में इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करो किससे, जो फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 एंड सेल वैल्यू, इन दोनों में से पहले आप विच एवर इज लोअर ले लो, इन दोनों में से आप विच एवर इज लोअर लो, और जो ये लोअर और ये ऊपर वाला पार्ट है, इन दोनों में से आप विच एवर इज हायर ले लो, और जो ये विच एवर इज हायर रहेगा ना, ये आपकी कॉस्ट बनेगी। सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, एक बार आप वापस बता दो। देखो, सबसे पहली चीज, ये कब लग रहा है, जब आपने कोई शेयर है वो 1 फेब 2018 जो 18 का बजट था उससे पहले खरीदा हुआ है। तो कॉस्ट कैसे निकालना, सेलिंग प्राइस तो आप निकाल लोगे, कॉस्ट कैसे निकालना, तो कॉस्ट के लिए उन्होंने बोला पहले आप ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसका था, और उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप कंपेयर करोगे किससे, जो फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 और सेल वैल्यू विच एवर इज लोअर लो, और इन दोनों में से जो लोअर आता है इसको आपके कॉस्ट से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एग्जांपल, ये वाला जो एग्जांपल था, इसी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने बजाज फाइनेंस का जो शेयर खरीदा था वो 60 रुपीज में खरीदा था, तो मेरा कॉस्ट कितना था, 60 था। दूसरा कंपेयर किससे करोगे, FMV 31 जनवरी का, तो 31 जनवरी का FMV ये 3,000 रुपीज है, तो यहां लूंगा 3,000 रुपीज, और सेल वैल्यू कितना है 5,000 रुपीज, तो लोअर कितना आ गया 5,000, 3,000 लोअर और कम्स टू 3,000, और 3,000 एंड 60 हायर कितना आ गया, तो हायर 3,000 आ गया, तो ये 3,000 आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो 5,000 माइनस 3,000 जो 2,000 का प्रॉफिट होगा, इस 2,000 के प्रॉफिट पे आपको टैक्स भरना है। सर बड़ा सिंपल तो था, आप ऐसा ही बोल देते ना कि भाई यहां पे जो ये वाला जो 3,000 है, ये 3,000 को कॉस्ट बना दो। फिर ये सब लिखने की जरूरत क्या थी, अरुण जेटली जी ने ये सब क्यों लिखा, इसके बारे में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि उनका इंटेंशन क्या है यहां पे, तो समझना। सेम एग्जाम्पल, मैंने एक शेयर खरीदा और वो शेयर कितने में खरीदा, 60 रुपीज में। कब, 10 दिसंबर 2010 को मेरा बर्थडे था। FMV एज ऑन 31 जनवरी 2018 इसकी 3,000 है, और कोविड का जो टाइम आया, कोविड में सब शेयर कहाँ चले गए थे आपको पता ही है। आजकल अपन को लगता है यार शायद खरीद लिया होता तो अच्छा रहता। तो बजाज फाइनेंस का शेयर 27 मई 2020 को 1800 पे चला गया और मैंने 1800 पे बेच दिया। मुझे लग रहा था ये तो 900 जाएगा, सबको यही लग रहा था। तो मैंने क्या किया, 1800 में शेयर बेच दिया। अब आप मुझे क्या बोलोगे कि सर कैपिटल गेन कैसे निकाले, कि जो सेल वैल्यू 1800 और कॉस्ट कितनी, अभी आपने बोला फेयर मार्केट वैल्यू जो 31 जनवरी को मार्केट वैल्यू थी वो आप कॉस्ट ले लो, तो यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये 1200 रुपए का मुझे लॉस आ गया, और इस लॉस को मैं क्या कर दूंगा, किसी और गेन से सेट ऑफ एंड ऑल कर दूंगा।
अरुण जेटली जी बोलते हैं नहीं, हम आपको ऐसा करने नहीं देंगे, हम आपको एफएमवी कॉस्ट देंगे बट इसकी वजह से लॉस लेने नहीं देंगे, लॉस लेने नहीं देंगे। तो ये कैलकुलेशन गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है। अब समझते हैं वापस उसी चार्ट से कि देखो कैसे करना है, कॉस्ट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप ले लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मींस कितने में पहले खरीदा था। तो ओरिजिनली मैंने ये जो शेयर खरीदा था वो 60 में खरीदा था। कंपेयर किससे करोगे, एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 है, वो कितना था, 3000 था। एंड सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, तो सेलिंग प्राइस 1800 है। तो 1800 एंड 3000 लोअर कितना आएगा दोनों में से, 1800। तो 1800 एंड 60 हायर कितना आएगा, 1800। तो मेरी कॉस्ट है वो 1800 बनेगी। तो यहां पे मेरा सेलिंग प्राइस है वो भी 1800 और जो मेरी कॉस्ट है वो भी 1800। यहां पे कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस है वो नहीं आया। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, अरुण जेटली जी का कहना यह है कि जो आप 31 जनवरी 2018 को जो उस शेयर की वैल्यू थी मैं उसको कॉस्ट बना के दे देता हूं, वो तुम्हारी कॉस्ट हो गई, चलो ठीक है, उसके पहले जो प्रॉफिट कमाया था उस पर टैक्स नहीं ले रहा हूं। लेकिन उस एफएमवी की वजह से अगर लॉस आ रहा है तो मैं लॉस लेने आपको नहीं दूंगा। उस एफएमवी की वजह से आपका कैपिटल लॉस आ रहा है तो वो लॉस लेने के लिए मैं आपको नहीं दूंगा। अब आप मुझे ये बोलोगे कि सर क्या ऐसा मान ले क्या कि अगर हमने 1 Feb 2018 से पहले शेयर खरीदा था और आज अगर हम उसको बेचते हैं, सेक्शन 112A लग रही है, तो हमको लॉस मिलेगा ही नहीं, लॉस आएगा ही नहीं? क्या हर बार ऐसा ही होगा कि लॉस नहीं आएगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, आपको लॉस आ सकता है। कौन से केसेस में, समझना। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बजाज फाइनेंस का एक शेयर खरीदा था 2017 में, 10 दिसंबर 2017 जब मेरा बर्थडे था, मैंने 2200 रुपीज में खरीदा था। एफएमवी कितना है, 3000, और अब मैंने उस शेयर को बेच दिया 1800 में। तो आप बोलोगे कॉस्ट 3000 तो ले नहीं सकते करके, ठीक है, 3000 लोगे तो लॉस आ जाएगा। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? तो ओरिजिनल कॉस्ट थी हमारी 2200। दूसरा, लोअर ऑफ एफएमवी, एफएमवी कितना है, एफएमवी 3000 और सेलिंग प्राइस 1800। तो यहां लोअर कितना आया, तो लोअर कम्स टू 1800 और 1800 और 2200 हायर कम्स टू 2200। तो यहां 2200 हमारी कॉस्ट आ जाएगी और यहां पे 500 रुपीज का लॉस आएगा। इस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लॉस है, इस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर आप बोल रहे हो कि 1 Feb 2018 से पहले जो जो हमने इक्विटी शेयर वगैरह खरीदे हुए उसमें 31 जनवरी की फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे फेयर मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंप्यूट करना है, कैसे पता चलेगा उस दिन की मार्केट वैल्यू? तो सिंपल सी बात है कि आप देख लो कि अगर वो शेयर जो है वो 31 जनवरी 2018 को बीएससी एनएससी में लिस्टेड है या नहीं। अगर लिस्टेड है तो उस दिन का जो हाईएस्ट कोट था, मींस उस दिन का जो भी हाईएस्ट प्राइस था, वो हाईएस्ट वाला प्राइस आपकी फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी। जो हाईएस्ट वाला प्राइस था वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू बन जाएगी। तो देखो, सबसे पहले एफएमवी एज ऑन 31 जन 2018 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो लिस्टेड शेयर्स और यूनिट ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 2018 को वो लिस्टेड था, तो आपको एफएमवी लेना है हाईएस्ट प्राइस कोटेड ऑन 31 जनवरी 2018। लेकिन मान लो उस दिन उस शेयर में ट्रेड हुआ ही नहीं, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, तो आपको क्या करना है कि उसके पिछले कौन सी डेट को ट्रेडिंग हुई थी, उसके पिछले कौन सी डेट को ट्रेडिंग हुई थी, उस डेट को जो हाईएस्ट कोट था वो आपका बन जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। अब एक चीज समझना, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर वो कंपनी जो है वो 31 जनवरी 2018 को लिस्टेड नहीं थी, लेकिन उसके लेटर पार्ट में जाके लिस्ट हुई। एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी प्राइवेट लिमिटेड। पहले बीबी लिमिटेड ये अनलिस्टेड कंपनी थी, बीबी लिमिटेड, और ये बीबी लिमिटेड है, उसके मान लो मेरे पास शेयर्स थे 10,000 शेयर्स, और ये मैंने जो खरीदे थे ये 10 रुपीज़ की रेट से खरीदे थे, और ये 10 रुपीज़ की रेट से मेरा टोटल जो कॉस्ट था वो 1 लाख था,
और ये शेयर मैंने खरीदे थे 19 जुलाई 2007 में, और उस टाइम पे ये कंपनी मान लो अनलिस्टेड थी, लिस्टेड नहीं थी। उसके बाद में 31 जनवरी 2018 आया, तब भी लिस्टेड नहीं थी। अब हुआ क्या, मान लो 15 जनवरी 2021 को ये कंपनी लिस्ट हुई, ये कंपनी है वो लिस्ट हुई 15 जनवरी 2021 को। अब मैंने क्या किया कि 19 दिसंबर 2021 को वो टोटल 10,000 शेयर्स है वो मैंने सेल कर दिए, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो मान लो यहां पे फॉर एन एग्जांपल सेलिंग प्राइस 300 पर शेयर है, पर शेयर मैंने 300 की रेट से सेल कर दिया। अब कैपिटल गेन निकालने के लिए जब आप सेल कर रहे हो, सेल के टाइम पे आपने एसटीटी पे कर दिया। अब आप बोलोगे मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आएगा कि परचेज के टाइम पे तो एसटीटी पे ही नहीं किया था, जब परचेज किया था तब परचेज के टाइम पे तो हमने एसटीटी पे नहीं किया था, तो हमको 112A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल केसेस दे रखे हैं कि इन केसेस में आपने परचेज पे एसटीटी पे नहीं किया तो चलेगा, इक्विटी शेयर में सिर्फ सेल पे एसटीटी पे करो और आपको 112A का बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, और उसमें दो सिंपल सी चीज आप याद रखो। एक तो अगर कोई भी शेयर आपने 1 अक्टूबर 2004 से पहले खरीदा था, जब पी चिदम्बरम जी एसटीटी लेके आए थे 1 अक्टूबर 2004, उससे पहले खरीदा था तो पहले एसटीटी था ही नहीं, तो आप पे कैसे करोगे। और दूसरी चीज, अगर आप कोई शेयर खरीदते हो और उस पर एसटीटी लगता ही नहीं था, मींस एसटीटी अगर लगता ही नहीं था, जैसे मान लो प्राइवेट लिमिटेड का शेयर खरीदा, उस पर एसटीटी लगता ही नहीं था, अनलिस्टेड शेयर था, उस पर एसटीटी लगता ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, परचेज पे आपने एसटीटी पे नहीं किया तो चलेगा, सिर्फ सेल पे आप एसटीटी पे कर दो। अब हुआ क्या यहां पे सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आपका सेलिंग प्राइस कितना है, 300 शेयर 300 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर, जो भी आएगा वो। सर कॉस्ट क्या ले, तो कॉस्ट में मैं बोलूंगा एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो कंपनी तो उस दिन लिस्टेड ही नहीं थी। कंपनी लिस्ट हुई है वो 15 जनवरी 2021 को लिस्ट हुई है, सर 31 जनवरी 2018 को वो कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो उसका एफएमवी कैसे निकालेंगे। तो बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उसका कॉस्ट था 1 लाख, वो कितना था 1 लाख कॉस्ट था जितने में आपने शेयर खरीदा था, उसको आप इंडेक्स करके और 17-18 की वैल्यू तक लेके आओगे। इंडेक्स करके क्या करके, इंडेक्स करके 17-18 तक की वैल्यू पे लेके आओगे। अब यहां क्वेश्चन आया इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसको नॉर्मली हम CII बोलते हैं, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये क्या होता है, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उसका एक इंडेक्स नंबर होता है जो आरबीआई गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करती है। और यहां पे जो CII है इसका एक बेस ईयर लिया गया, दैट इज 12, और 12 का एक बेस नंबर रखा 100, उसके बाद 23 उस साल वापस मान लो 105, उसके बाद 109, और आते आते मैं बताऊं आपका, जब ये जिस डेट को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22, और 21-22 का इंडेक्स नंबर जो है दैट इज द 317। इस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि 12 में जो 100 रुपए की वैल्यू थी, आज उसके लिए आपको 317 रुपीज देने पड़ेंगे। 12 में जो 100 रुपया था उसके लिए आज आपको 317 रुपीज देने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वो शेयर जो थे वो 31 जनवरी 2018 को अनलिस्टेड थे, तो उसको आज की वैल्यू पे लाना पड़ेगा इस इंडेक्स नंबर को यूज करके। कैसे लेके आओगे, तो 1 लाख आपकी कॉस्ट थी, इसको मैं 1 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17-18 के इंडेक्स, बिकॉज 17-18 31 जनवरी 2018 17-18 में आ रहा है, तो 17-18 का जो इंडेक्स है दैट इज द 272, 17-18 का इंडेक्स, और उसको डिवाइड करोगे जिस ईयर में आपने खरीदा था। तो मैंने 7-8 में खरीदा था, तो जो 7-8 का इंडेक्स है उससे आप डिवाइड कर दोगे, और जो भी अमाउंट आएगा वो मेरी मिल जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो देखो, अगर
वो शेयर कंपनी का लिस्टेड है तो हाईएस्ट कोट क्या था वो आप ले लो। उस दिन अगर ट्रेडिंग नहीं हुई तो उसके पिछले कौन सी डेट को ट्रेडिंग हुई थी, उस दिन का हाईएस्ट कोट ले लो। बट अगर अनलिस्टेड है 31 जनवरी 2018 को, तो उसके केस में क्या करना है आपको ध्यान रखना, अगर वो यूनिट्स है, यूनिट्स में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, तो आपको उसकी एनएवी लेनी है। एनएवी इज अ नेट एसेट वैल्यू, कभी अपन सीखेंगे इसके बारे में भी इन फ्यूचर में। और अगर वो शेयर है तो उस केस में आप क्या करोगे, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, मल्टीप्लाई कर दो 272 से, दैट इज इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर 17-18, और डिवाइड करोगे उस ईयर के इंडेक्स से जिस ईयर में आपने उसको खरीदा था। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊं आज की डेट में शेयर्स अगर आप बेचते हो, लिस्टेड शेयर है, तो टैक्स कैसे लगेगा। तो दो चीजें ध्यान रखो, अगर वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा वाला है, तो लॉन्ग टर्म पे आपका 1 लाख से ऊपर वाला जितना भी रहेगा उस पर 10% की रेट से टैक्स लगेगा, और शॉर्ट टर्म है तो उस केस में आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म पे 15% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, ये जो 112 सेक्शन लेके आए अरुण जेटली जी, तो अरुण जेटली जी ने बोला कि 112 में आपको 10% टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म है, लेकिन मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म जब भी कोई कैपिटल असेट होती है ना, तो उसके लिए हमको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। मींस उसका जो गेन कैलकुलेट करते हैं, गेन के लिए इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। तो क्या 112 में इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो, यहां इंडेक्स का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। मींस भले शेयर आपने 10 साल पहले खरीदा था, 15 साल पहले खरीदा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपका 112 लग रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज, इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल इफ सेक्शन 112 अप्लाई। रिबेट अंडर सेक्शन जो 87 है, आपको यहां थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा, तो 5 लाख की जो इनकम होती है, 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, वो 12,500 का एक रिबेट मिल जाता है, वो रिबेट भी आपको नहीं मिलेगा LTCG 112A के सामने। एज वेल एज द जो आपके जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से होते हैं, ATC ATD के डिडक्शन एंड ऑल, जो आप LIC में पैसा डालते हो, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, वो कोई डिडक्शन का बेनिफिट भी आपको यहां पे नहीं मिलने वाला। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब हम आगे देखते हैं। मैंने बात की थी STT की। अब क्वेश्चन ये आता है कि STT 2004 को याद करो। 2004 में पी चिदम्बरम जी लेके आए थे और उन्होंने बोला था STT है वो 0.15% लगेगा, सिर्फ बायर पे करेगा। लेकिन आज STT की क्या पोजीशन है, तो मैं बता दूं, आज STT जो है, मैं सिर्फ इक्विटी शेयर के बारे में बात कर रहा हूं, और वो भी डिलीवरी बेस वाले। डिलीवरी बेस वाले मींस आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो। अब आप बोलोगे ये इंट्राडे क्या होता है, बड़ा भारी भारी वर्ड है, समझेंगे, आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीजें मिलेगी इसके बारे में भी इन फ्यूचर। तो आज की डेट में STT कैसे लगता है, तो STT जो लगता है वो, अगर मैं बताऊं, परचेजर के केस में भी आपको 0.1% STT लगता है ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, जितने शेयर्स आपने खरीदे उस पे 0.1%। एंड आप जब सेल करोगे करके, सेल के केस में भी आपको 0.1% STT लगता है। मींस आज की डेट में STT है वो 0.1% है इक्विटी शेयर में, परचेज पे एज वेल एज द सेल पे। परचेज के केस में परचेजर सेलर दोनों पे करेगा, बिकॉज एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए क्या है, परचेज है। STT अब लगता है। और एक चीज और यहां पे आप ध्यान देना कि STT जो है ना, वो अलाउ होता ही नहीं है। आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स लगता है। STT अलाउ नहीं है। मतलब STT जो है, मैंने जैसा पहले आपको बताया कि सेल के टाइम पे किया तो आप उसको ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं मान सकते, और परचेज के टाइम पे किया तो आप उसको अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते। अब उसको थोड़ा अपन और चीजें प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहेगा कि जब अपन शेयर परचेज करते हैं तो कौन कौन से खर्चे लगते हैं। मीन्स ऑब्वियसली आप जो शेयर खरीदोगे वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद में और कौन कौन से खर्चे लगते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे जेरोधा का एक कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आया हूँ। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट नोट से मैं आपको समझाऊंगा कि शेयर्स खरीदते टाइम आपको कौन कौन से खर्चे हैं वो लगते हैं। तो देखो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मेरा खुद का ही डीमैट अकाउंट है, उससे रिलेटेड मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे हैं टाइटन के, और ये टाइटन के जो शेयर मैंने खरीदे वो कौन सी रेट से खरीदे, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर डाला था अप्रोक्स
6 शेयर का, और 86 शेयर में से यहाँ 6 शेयर है वो इस रेट पे आए, 5 शेयर इस रेट पे आए, 4 इस रेट पे आए, टोटल 86 शेयर है। जो मेरी जो टोटल कॉस्ट यहाँ पे बैठ रही है दैट इज द 1,20,699.55, मैं बोल सकता हूँ 1,20,700 अप्रॉक्स, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी शेयर की कॉस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ में और कौन कौन से खर्चे लगते हैं, आप जब शेयर मार्केट में आ ही गए हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ में और कौन कौन से खर्चे लगते हैं, तो यहां पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये खर्चे लिखे हुए होते हैं कि ये खर्चे आपको और लगेंगे। सबसे पहले जो है ये 12699.55 जो है ये मेरा शेयर का खर्चा लगा परचेज करने का। उसके साथ साथ में लगता है ब्रोकरेज। अब एक चीज समझना, ब्रोकरेज जो है, जो जीरो ब्रोकर है लाइक ज़ीरोधा है, अब स्टॉक है, ये डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन पे ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। आप अगर इंट्राडे एफ&ओ वगैरह करते हो उसमें कुछ ब्रोकरेज लगता है, सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन आप अगर ICICI सिक्योरिटी के साथ में आपका अकाउंट है या HDFC के साथ में, वहाँ हैवी ब्रोकरेज लगता है। ICICI सिक्योरिटी में 0.25% आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.25% है, उतना ब्रोकरेज है वो लगता है अगर आपने कोई प्लान ले रखा है, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा लगता है। बट यहाँ पे मेरे पास जो ये अकाउंट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो ज़ीरोधा का है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ब्रोकरेज नहीं लिया। आप बोलोगे 0.01 क्यों लिया, फिर इन्होंने 0.01 क्यों लिखा है? बिकॉज क्या होता है, GST के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं और उसके हिसाब से कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी रहती है, तो इसके लिए इन्होंने 0.01 लिखा है, बाकी उनका कोई ब्रोकरेज नहीं है। इसके साथ साथ में आपको STT लगता है। अब जो STT है कितना लगता है, अभी अपन ने देखा इक्विटी शेयर परचेज सेल करते हैं उस पर 0.1%, तो जो मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू है 12699, इस पे अगर आप 0.1% करोगे तो ये 0.1% 121 रुपीज का ब्रोकरेज लगेगा, सॉरी STT लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो मेरा 121 रुपीज है वो लगा है। अब एक चीज समझना, ये जो STT होता है एंड स्टैम्प ड्यूटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी परचेज के केस में लगता है, शेयर परचेज करते हो तो वो हमेशा हर कॉन्ट्रैक्ट नोट वाइज राउंडेड ऑफ होता है। मींस मैंने मान लो एक बार कोई शेयर खरीदे तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा उस कॉन्ट्रैक्ट नोट वाइज राउंडेड ऑफ होगा करके, एवरी कॉन्ट्रैक्ट नोट वाइज है वो राउंडेड ऑफ होने वाला है। तो यहां पे ये 121 है, ये मेरा STT है। अब एक बात समझना, इस STT के साथ साथ में और कौन कौन से खर्चे लगते हैं, तो और कौन कौन से खर्चे लगते हैं, एक तो सेबी टर्नओवर फीस लगती है, और ये सेबी टर्नओवर फीस बहुत ही कम होती है, 10 रुपीज पर करोड़, मीन्स जितने का ट्रांजैक्शन है उसमें 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन है तो 10 रुपया लगेगा वैसे। एज वेल एज द स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब ये स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है, जितने का ट्रांजैक्शन है उसका 0.015% है, इतना स्टैम्प ड्यूटी लगता है। अब उसके साथ साथ में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और लगता है, और ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस NSE का यहाँ पे जो है वो आपका 0.00345% है, ये आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। तो इतने सारे चार्जेस है वो नॉर्मली लगते हैं। अब इन चार्जेस पे GST भी लगेगा, GST 18% है। लेकिन एक चीज समझना, ये GST जो लगेगा ना, वो GST कभी भी ध्यान रखना आप लोग कि आपके STT पे नहीं लगेगा। जो STT है वो STT पे कभी भी GST नहीं लगेगा, ये सिर्फ जो ब्रोकरेज है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है एंड क्लियरिंग चार्जेस है उसी पे लगता है। आपका STT और स्टैम्प ड्यूटी जो है उस पे GST नहीं लगता है। अब एक और चीज समझना, तो ये कुल मिला के आपको जब बताना था कि क्या क्या खर्चे लगते हैं, तो आप भी अपने पास में जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आया होगा उसको ऐसे एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि उन्होंने सही लगाया है या नहीं लगाया। अब एक चीज समझना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि STT अलाउ नहीं होता कैपिटल गेन में। सेल के टाइम पे किया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं, परचेज के टाइम पे किया, कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, बट ये बाकी खर्चे आपके ले सकते हो आप। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, हाँ समझना, मैंने कोई शेयर खरीदा, वो शेयर फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपीज का था और उस पर STT लगा है फॉर एन एग्जाम्पल 2 रुपीज, और इसके साथ में जो अदर चार्जेस लगे हैं, ब्रोकरेज वगैरह है, वो 5 रुपीज हो गए। तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, मेरी जो कॉस्ट है ऑब्वियसली ये 2 रुपीज में कॉस्ट में नहीं ले सकता, बट 5 रुपीज ले सकता हूं। मीन्स मेरी 1005 है वो मेरी कॉस्ट रहेगी। मैंने जब ये शेयर को बेचा और सेल करते टाइम फॉर एन एग्जांपल मैंने 5000 में बेचा, उस टाइम पे जो STT है वो STT फॉर एन एग्जांपल 10 रुपया है, और मेरे अदर एक्सपेंसेस है ब्रोकरेज वगैरह वो सपोज 20 रुपीज है। तो ये 10 मुझे ऐड नहीं करने को मिलेगा, बट 20 मुझे लेस करने को मिलेगा। मींस 10 को इग्नोर करना पड़ेगा, बट 20 मुझे मिलेगा।
तो जब आप कैपिटल गेन निकालोगे तो कैपिटल गेन निकालते टाइम 5000 है वो सेल प्राइस, माइनस आपका जो ब्रोकरेज वगैरह का खर्चा है दैट इज द 20, और आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी थी 1005, यहां पे लेस करने के बाद जो बचेगा इसको हम आपको कैपिटल गेन बोलेंगे। तो इन सिंपल वर्ड एसटीटी है वो आपको अलाउ नहीं होता। लेकिन एक चीज समझना, आपको एसटीटी अलाउ होता है अगर आपका शेयर एज अ स्टॉक इन ट्रेड है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हो, आप एफएनडो में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में, या फिर आपका इंट्राडे है, तो इंट्राडे के केस में क्या होता है, फिर आपकी इनकम बिजनेस में जाती है और बिजनेस में एसटीटी एज एक्सपेंडिचर खर्चा अलाउ होता है, बट यहां कैपिटल गेन में नहीं होता। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, तो यहां तक जो पढ़ा उसको मैं एक बार समराइज वे में आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आज की डेट में टैक्स कैसे लगता है। तो आज की डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इन एक्सेस ऑफ 1 लाख जो है उस पर टैक्स लगेगा कौन सी रेट से 10%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 15% की रेट से टैक्स लगता है, 15% टैक्स लगता है। आप अगर मेरी राय पूछोगे कि आज ये जो टैक्स लग रहा है 10% 15%, क्या ये सही है? पहले नहीं लगता था, इतने साल नहीं लगा, 14 ईयर्स तक नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने लगाया। तो एलटीसीजी पे 10% टैक्स लगता है, क्या ये लगना चाहिए? अगर आप मेरे से राय पूछोगे तो मैं तो बताऊंगा कि टैक्स तो लगना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, तो टैक्स लगना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो ये 1 लाख का जो लिमिट है ना उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ये जो 1 लाख का लिमिट है कि 1 लाख तक नहीं लगता, इसको कहीं 2,50,000 या 5 लाख तक ले जाना चाहिए, जिससे कि जो लोग स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं और उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है लॉन्ग टर्म पे, तो उस केस में उस पर टैक्स ना लगे। तो ये लिमिट को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, मैं उसके फेवर में जरूर हूं। टैक्स तो मेरे को लगता है एग्रीकल्चर इनकम पे भी लगना चाहिए। अगर आप मेरी राय पूछोगे तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगना चाहिए अगर आपकी ह्यूज एग्रीकल्चर इनकम है। आप देखोगे बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं और वो टैक्स ही नहीं भर रहे, और बेचारा सैलरी एम्प्लॉय है, वो 6-7 लाख रुपए की सैलरी कमाता है और उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर इनकम पे भी कुछ लिमिट रखनी चाहिए। लिमिट रख लो ना, 50 लाख तक नहीं लगेगा, 50 लाख तक की एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, तो जो छोटे किसान है वो उसमें ऑलरेडी आ जाएंगे। बट कोई अगर एग्रीकल्चर इनकम से 50 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तो कम से कम उसको तो टैक्स भरना ही चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है, आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमेशा राय अलग अलग होनी भी चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं जहां से हमने चालू किया था कि सर आपने बताया था कि कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन में आएगा, स्टॉक इन ट्रेड है तो आपकी इनकम बिजनेस में जाएगी। सर आप हमको ये बताओगे हम जो शेयर खरीदते बेचते हैं हमारी इनकम कहां जाएगी? कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में जाएगी तो 10% 15% का बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस में जाएगी तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे करोगे आप करके। तो हमारा कैसे पता चलेगा कि जो शेयर्स वगैरह जो हम बेचते हैं वो हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल असेट है? तो उसके लिए मैं बड़ा सिंपल सा एक रूल बता दूं। देखो हुआ क्या, 2007 की बात है और 2007 में एक सर्कुलर आया सीबीडीटी का, और सीबीडीटी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है और वो बोर्ड को अपन सीबीडीटी बोलते हैं। सीबीडीटी का एक सर्कुलर आया, वो ये बोलता है, उसमें कुछ फिल्टर्स दिए गए कि जब आप ये डिसाइड करते हो कि किसी के लिए कोई शेयर है वो स्टॉक है या कैपिटल असेट, वो कैसे डिसाइड करोगे? तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लाइक ट्रांजैक्शन कितने हैं। ट्रांजैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो वो बिजनेस में जाएगा इनकम, और ट्रांजैक्शन अगर कम है तो वो कैपिटल गेन में जाएगा। लेकिन ट्रांजैक्शन कैसे सर, नंबर बताओ, 10,000 1,000, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हो सकता है मुकेश भाई के लिए, मुकेश अंबानी के लिए 1 लाख ट्रांजैक्शन भी कैपिटल गेन में चले जाए, और मेरे लिए हो सकता है अगर मैं ट्रेड करता हूं तो, और मेरे लिए हो सकता है कि कुछ कम ट्रांजैक्शन है वो भी बिजनेस की इनकम में जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। दूसरी चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइक अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन ने पैसा अगर शेयर मार्केट में लगाया है वो लाया कहां से है? अगर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है वो किसी से लोन लेके लाया है। देखो लोन लेके आप कोई भी बिजनेस करते हो, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो अगर लोन लेके वो पैसा लाया है तो उस केस में आपकी जो इनकम है वो बिजनेस में जाएगी, बट आपका खुद का सेविंग है और वो आपने शेयर मार्केट में लगाया तो आपकी इनकम कैपिटल गेन में जाएगी। उसके बाद देखा जाता है आपका इंटेंशन क्या है, मीन्स योर इंटेंशन इज टू होल्ड, मतलब आपको होल्ड करना है,
या फिर फटाफट आपको बेचना है करके, ठीक है। अगर आपका इंटेंशन होल्ड करने का है तो आपके लिए कैपिटल गेन में जाएगा, बट आपका इंटेंशन है कि नहीं फटाफट अपने को इसको बेचना है, तो आपकी इनकम है वो बिजनेस साइड में जा सकती है। वैसे ही आपकी बुक्स में क्या ट्रीटमेंट है, बुक्स में आपने वो शेयर्स को कहां बताया है, बुक्स में अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको बताया है तो आपका ये स्टॉक इन ट्रेड है, बिजनेस है। बट अगर आपको बैलेंस शीट में आपने बताया है तो वो आपके लिए क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एसेट है। लेकिन मैं बताऊं, ये जो इन्होंने कुछ फिल्टर दिए हुए थे ये बड़े डिफिकल्ट है, बिकॉज ये आपको पर्सन टू पर्सन देखना पड़ेगा। उसमें ये भी देखना पड़ेगा वो पर्सन करता क्या। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मेरा मेन काम है पढ़ाना बच्चों को, लास्ट के 10 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूं, तो मेरा मेन काम है बच्चों को पढ़ाना। अब मैं जब भी ब्रेक मिलता है तो दिन में 2-4 शेयर खरीद लेता हूं, कुछ शेयर बेच देता हूं, जैसे ये टाइटन के खरीदे वैसे ही कुछ शेयर मैं खरीद लेता हूं, कुछ शेयर मैं बेच लेता हूं। तो मेरे लिए शेयर है वो कैपिटल एसेट है। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन है, वो सुबह 9:30 बजे, जैसे ही 9:30 बजते हैं वो उस पर बैठता है, उसका पूरा दिन काम ही है ट्रेडिंग करना, पूरे दिन वो शेयर खरीदता बेचता ही है, तो उसकी इनकम कहां पे जाएगी, बिजनेस में जाएगी। लेकिन ये सब जो था ये डिस्प्यूटेबल पॉइंट था मार्केट में, और इस डिस्प्यूट को कम करने के लिए 2016 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक और सर्कुलर लाया, और ये सर्कुलर थोड़ा ज्यादा बेटर है और इससे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, इंडिया में ज्यादा ट्रांजैक्शन, इंडिया में क्या वर्ल्ड में ज्यादा ट्रांजैक्शन किस में होते हैं, लिस्टेड सिक्योरिटी में या अनलिस्टेड में? लिस्टेड में होते हैं। मेजर जो ट्रांजैक्शन है वो आज लिस्टेड में होते हैं। तो ये सर्कुलर ये बोलता है कि अगर कोई भी लिस्टेड शेयर है और वो लिस्टेड शेयर है और कितना भी पीरियड हो, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, अगर लिस्टेड शेयर और कुछ असेसी जो है, असेसी मतलब कोई भी पर्सन, वो खुद ही उसको बोलता है कि स्टॉक है, मींस असेसी बोल रहा है कि मेरी इनकम बिजनेस की है, तो डिपार्टमेंट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, मींस डिपार्टमेंट डिस्प्यूट नहीं करेगा, वो आपकी बात मान लेगा। आपने खुद नहीं बोला कि तो डिपार्टमेंट खुश होगा। जब आप बोलोगे ना कि हमारी इनकम बिजनेस की है तो डिपार्टमेंट खुश होगा, क्योंकि बिजनेस की इनकम पे हायर टैक्स है। दूसरा पॉइंट यहां पे ये बोलता है कि अगर कोई लिस्टेड शेयर है और 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड किया है, 1 साल के ज्यादा के लिए होल्ड किया है, और असेसी उसको कैपिटल असेट बताता है, मींस कैपिटल गेन पे करता है, तो डिपार्टमेंट उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, डिपार्टमेंट मान लेगा 1 साल से ज्यादा वाला है तो चल जाएगा। अब एक बात समझना, ये लास्ट के 4-5 मिनट का जो डिस्कशन है, अगर आप नए नए हो और आपके लिए ऑब्वियसली शेयर मार्केट में जो आप ये चालू किया है, आप जो शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हो, आपके लिए ये रिलेवेंट नहीं था। जो अगर नहीं समझ में आया ये स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल असेट, आप छोड़ दो। आपका जो मेन काम है वो क्या है वो देखो। अगर आप मेन काम कुछ और कर रहे हो, जैसे आप टीचर हो, आप कहीं दुकान पे काम कर रहे हो, आप मान लो कुछ कहीं जॉब कर रहे हो और आप कुछ शेयर परचेज सेल करते हो डिलीवरी वाले, तो आपको कैपिटल गेन ही होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो 10% और शॉर्ट टर्म होगा तो 15%। अब एक चीज समझो आप लोग, आजकल बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, मीन्स ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, मीन्स मेन काम ही ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड ऑल। सर आप हमको ये बताओ, जो ये इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे किसको बोलते हैं? कि आज ही आपने खरीदा और आज ही आपने बेच दिया, मींस आज ही खरीदा और आज ही आपने बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। तो इंट्राडे की इनकम कहां जाएगी? तो मैं बता दूं, इंट्राडे की इनकम है वो बिजनेस में जाएगी। इंट्राडे से जो आपको इनकम होती है वो बिजनेस साइड में जाती है, वो कैपिटल गेन में नहीं जाती। अब एक और चीज समझना, सर ये F&O क्या होते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिनको शेयर मार्केट का थोड़ा ज्यादा नॉलेज होगा उनको ये पता रहेगा, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड ऑल। तो मैं आपको बताऊं, फ्यूचर ऑप्शंस के लिए फ्यूचर में और कभी अपन लेक्चर लेंगे, उसमें सीखेंगे, बट अभी मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो इनकम है वो हमेशा आपके बिजनेस हेड में जाएगी। फ्यूचर ऑप्शंस की जो इनकम है वो हमेशा आपके बिजनेस हेड में जाएगी करके, ठीक है। तो अगर मैं समराइज वे में बोलना चाहूं तो मैं ऐसा बोल दूं कि जो आप शेयर में ट्रांजैक्शन करते हो, कोई शेयर खरीदते हो, आपको डिलीवरी मिलती है उसकी, आपके डीमैट अकाउंट में आता है, कुछ टाइम के बाद आप उसको बेचते हो, और अगर ये करना आपका मेन बिजनेस नहीं है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा पे 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% की रेट से टैक्स लग जाएगा। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग करते हो शेयर मार्केट में, मींस आपका काम ही शेयर परचेज सेल करना है, आपका काम ही ट्रेडिंग करना है,
आप पूरे दिन खरीदते बेचने का काम करते हो, एज वेल एज अगर आप डेरिवेटिव्स फ्यूचर्स ऑप्शंस काम करते हो, फ्यूचर्स ऑप्शन में कुछ ट्रांजैक्शन लेते हो, कोई सौदा लेते हो, या फिर आप इंट्राडे करते हो, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी इनकम बिजनेस की होती है। लेकिन यहां पे एक फर्क है कि जब भी आप इंट्राडे करते हो ना, इंट्राडे जब भी आप इंट्राडे करते हो तो इनकम तो आपके बिजनेस की होगी, लेकिन एक और चीज समझना, ये आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाएगा। लेकिन जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम करते हो तो ये भी इनकम तो आपके बिजनेस की होगी, लेकिन ये आपका नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा, लेकिन इंट्राडे वाला जो है वो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस माना जाएगा। अब आप मुझे पूछोगे ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस में फिर फर्क क्या है? दोनों पे टैक्स रेट तो सेम है। आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम होती है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस मींस वादे के बिजनेस, जिसमें आप वादा किया जाता है, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, बिकॉज आप इंट्राडे में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हो। तो जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और नॉर्मल बिजनेस है, दोनों में टैक्स रेट सेम है, लेकिन उसमें एक फर्क है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, मींस स्पेक्युलेटिव बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, तो वो जो लॉसेस है ना, आप उसको किसी और बिजनेस से या किसी और सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं मार सकते। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस जो होते हैं ना, वो सिर्फ एंड सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होते हैं। पहली चीज आप ये ध्यान रखना। और दूसरी चीज, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस है उसको आप 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मींस लॉस हो गया तो आप अगले 4 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मींस 4 साल तक ले जा सकते हो कि अगले 4 सालों में कभी प्रॉफिट हो जाए स्पेक्युलेटिव बिजनेस का तो आप उससे सेट ऑफ मार सकते हो। लेकिन जब नॉर्मल बिजनेस लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस लॉस को पहली चीज तो आप किसी और इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और हेड की इनकम है। जैसे मान लो इस साल आपको कोई एफ&ओ का लॉस हुआ और आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो क्या उससे सेट ऑफ मार सकते हैं? आंसर इज यस, मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मींस किसी और हेड की इनकम, किसी और सोर्स की इनकम से भी आप उसको सेट ऑफ मार सकते हो। और नॉर्मल बिजनेस का जो लॉस है उसको आप 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जो लोग आजकल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो चीज ये ध्यान रखना कि इंट्राडे वाला जो है दैट इज बिजनेस एंड स्पेक्युलेटिव बिजनेस, एंड जो तुम्हारा एफ&ओ वाला है वो नॉर्मल बिजनेस माना जाएगा। होप सो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो टैक्सेशन वाला जो एस्पेक्ट था वो मैंने कंप्लीट किया। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ लेक्चर होने चाहिए हर 15 दिन में एक बार। तो मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि हर 15 डेज में एटलीस्ट एक बार मैं आपको ऐसा कोई लेक्चर दूं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए और आप लोग जो है वो अपना टैक्सेशन से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको एनहांस कर सको। ये लेक्चर ऑब्वियसली थोड़ा लंबा हो गया। जो नॉर्मली यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिलते हैं वो इतने लंबे नहीं होते, बट ऑब्वियसली आपको अगर चीज़ों को समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। जिन लोगों को छोटे लेक्चर चाहिए तो हम हमारे चैनल पे शॉर्ट्स भी डालते हैं जिसमें 60 सेकेंड्स में आपको जो बताना है वो बता के आपको जिससे समझ में आ जाए, तो 60 सेकेंड वाले शॉर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो जो आज का ये लेक्चर था, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं एनहांस किया होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर 15 डेज में एटलीस्ट ऐसा एक लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिससे कि आपकी जो टैक्सेशन की समझ है उसको और अच्छे से बढ़ाया जा सके। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं क्रिप्टो एंड उस पर टैक्स कैसे लगेगा। आजकल बहुत सारे लोग हैं वो वजीरेक्स पे अपने अकाउंट खोल रहे हैं, CoinDCS, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप देखोगे जब भी मैच चलता है तो एडवर्टाइजमेंट सब इन्हीं लोगों के हैं। तो इन पे टैक्स कैसे लगता है, ये क्रिप्टो क्या है, तो मैं ट्राई करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको कवर किया जाए कि क्रिप्टो क्या है और उस पर टैक्स जो है वो कैसे लगना चाहिए। बिकॉज पकड़ने वाले हैं, अल्टीमेटली डिपार्टमेंट है वो छोड़ने वाला नहीं है। और आज वहाँ पे आपकी KYC होती है, हर डिटेल वहाँ पे जाती है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज़ें उनके पास है। तो ऑब्वियसली वो डिटेल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मंगवाएगा और पूछा जाएगा कि भैया आपने बिटकॉइन जो है या फिर आपने रिप्पल जो लिया था या डोजे कॉइन आपने लिया था उसका क्या है, कहाँ से पैसा लाया था,
वो सब चीज़ें हैं वो पूछने वाले हैं, मीन्स पेले जाओगे करके, अगर आप ऐसा कर रहे हो और टैक्स ना भर रहे हो तो हम लेक्चर में ये सीखेंगे। उसके साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको फिन टाइम है वो उसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आप यहाँ सजेशन बॉक्स में आप लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि आपको किससे रिलेटेड लेक्चर चाहिए, तो मैं ट्राई करूँगा, या तो मैं खुद या फिर बहुत सारे हमारे प्रेजेंटर है जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो भी टॉपिक बोलोगे उस पर आपको लेक्चर मिल सके। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड उसके साथ साथ में जो चैनल है और इस वीडियो है इसको अपने जितने भी नोन लोग हैं, आपके नियर एंड डियर है, उनके साथ में शेयर करें। थैंक्स अलॉट पीपल।